अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की ये वाली जो वीडियो है ये पार्ट 1 है, जिसमें मैं डिस्कस कर रही थी कि अगर आप किसी भी जर्नल में अपना पेपर जो है वो पब्लिश कराना चाह रहे हैं, तो पेपर पब्लिशिंग से पहले कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको गो थ्रू होना लाज़मी है, जिनके बगैर आपका पेपर जो है पब्लिश नहीं हो सकता। थोड़ी बहुत मिस्टेक्स भी अगर आपने कर ली तो पेपर पीयर रिव्यू में जाने से पहले ही वापस हो जाएगा, जो कि टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो अगर आपने मेरी इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर जाके देखें, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बता चुकी हूँ जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती। जो फर्स्ट टाइम अपने पेपर पब्लिशिंग कर रहे हैं उनको नहीं पता होता। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम आप इससे पीछे वाला जो है वो आप लिंक क्लिक करें, आपको आई कार्ड में भी मिल जाएगा और आपको उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो पहले वो वीडियो देखें और फिर आके ये वीडियो देखें। ओके, तो पहले मैं बात कर चुकी हूँ कि हमें मैन्युस्क्रिप्ट से पहले कौन कौन सी चीज़ें देखनी है। जब आपने वो सारी चीज़ें देख ली और आपका यू आर गुड टू गो विद दैट जर्नल, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने मैन्युस्क्रिप्ट पे आ जाना है कि आप हर चीज़ में आप डन है, आपको सही लग रही है हर चीज़, तो मैन्युस्क्रिप्ट प्रिपेयर करते हैं। मैन्युस्क्रिप्ट आपने रफ सा लिखा होता है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं, तो उस रफ से मैन्युस्क्रिप्ट को आपने किस तरह से तरतीब में लाना है, कौन सी हेडिंग कहाँ आनी है, किस तरह से आनी है, हेडिंग्स आनी भी हैं या नहीं। बहुत सारे जर्नल्स जब आप आप पेपर लिखते हैं तो आप बहुत सारे पेपर्स रिव्यू भी करते हैं। जब पेपर रिव्यू करते हैं तो आपने देखा होगा पहले इंट्रोडक्शन आता है, पहले एब्स्ट्रैक्ट आता है, फिर इंट्रोडक्शन आता है, फिर लिटरेचर रिव्यू आता है, मेथड्स एंड मटेरियल्स आते हैं, रिजल्ट्स एंड डिस्कशन आती है, कंक्लूजन आती है और उसके बाद रेफरेंसेस आते हैं और उसके बाद कुछ डेक्लेरेशंस और एक्नॉलेजमेंट्स और इस तरह की चीज़ें आती हैं। लेकिन कुछ पेपर्स आपने ऐसे देखे होंगे जिसमें लिटरेचर रिव्यू का पार्ट नहीं होता, या जिसमें नीचे डिक्लेरेशंस और एक्नॉलेजमेंट्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। फिगर्स का आपको टेबल्स जो है वो बहुत सारी जगहों पे बीच में आए हुए होते हैं मैन्युस्क्रिप्ट के, और बहुत सारी जगहों पे बिब्लियोग्राफी में एंड पे डाले हुए होते हैं। ये सारी चीज़ें कहाँ से पता चलेंगी? ये सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी प्रिपेयरिंग योर मैन्युस्क्रिप्ट। जब आप ये चीज़ें पढ़ेंगे, फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस पढ़ेंगे, तो आपको ईच एंड एवरीथिंग हर जर्नल ने बताई हुई होती है। तो अभी की इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करूँगी कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन पर फोकस करना ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें बहुत लंबी गाइडलाइंस होती हैं, बहुत लंबी। तो आप इतनी लंबी गाइडलाइंस पढ़ते हैं, मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता था कि मैं इतनी लंबी गाइडलाइंस पढ़ती थी, लिखती थी, हेडिंग्स बनाती थी, बट कुछ ना कुछ मिस हो जाता था। तो फिर मुझे जब पेपर मेरा 2-3 दफ़ा वापस आया, फिर मुझे पता चला कि अच्छा ये चीज़ें हैं जिन पे हमें फोकस करना है और इन चीज़ों को ज़रूर अपने पेपर में जो है वो इंक्लूड करना है। तो चलते हैं और हम डिस्कस करते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमने फोकस करके पढ़ना, और बाकी चीज़ें जो हैं वो बेशक आप ना देखें। पहली बात जो है वो आपने ये देखनी है कि यहाँ पर देखें उन्होंने जनरल फॉर्मेटिंग गाइडलाइंस दी हुई हैं। प्रिपेयरिंग मेन मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट, प्रिपेयरिंग इलस्ट्रेशन फिगर्स, प्रिपेयरिंग टेबल्स एंड प्रिपेयरिंग एडिशनल फाइल्स। मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट, पहले हम यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे आए आप। मैन्युस्क्रिप्ट टेक्स्ट में उन्होंने बताया हुआ है कि क्विक पॉइंट्स बताए हुए हैं। देखिए सीधी सीधी बातें आपने ये देखनी है कि वर्ड में होना चाहिए आपका, मतलब MS ऑफिस में वर्ड में होना चाहिए, PDF में होना चाहिए आपका पेपर, या फिर उन्होंने कोई और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मांगी है, या लेटेक्स में होना चाहिए, या कैसे होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देखें कि यूज डबल लाइन स्पेस उन्होंने मांगी हुई है, ये आप लाजमी करें। इंक्लूड लाइन एंड पेज नंबरिंग, ओके। यूज SI यूनिट्स, और अगर उन्होंने कहा कि अगर आपके पास SI यूनिट्स हैं तो आप एम्बेडेड कर दें टेक्स्ट में, अदरवाइज दे विल बी लॉस्ट ड्यूरिंग कन्वर्जिंग टू PDF। ठीक है, उसके बाद डू नॉट पेज ब्रेक्स इन योर मैन्युस्क्रिप्ट, उन्होंने कहा है पेज ब्रेक्स आपने नहीं लगानी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिनको आपने ज़रूर अपने पेपर में इंक्लूड करना है, अदरवाइज वो फॉर्मेटिंग देखते हैं सबसे पहले जब आप सबमिट करते हैं, और अगर आपकी फॉर्मेटिंग ही उनके अकॉर्डिंगली नहीं होगी तो आपका पेपर रिव्यू में जाने से पहले ही वापस आ जाएगा। और अगेन मैं बता रही हूँ कि इट्स अ टोटल वेस्ट ऑफ टाइम। तो उसके बाद आपने देखी फाइल फॉर्मेट, उन्होंने बताया है कि आपके डॉक्यूमेंट्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, मतलब डॉक्यूमेंट में भी आप दे सकते हैं अपना पेपर, लेटेक्स में भी दे सकते हैं, और रिच टेक्स्ट फॉर्मेट में। इन तीनों में से आप कोई भी फॉर्मेटिंग सूट करे आपको, फॉर्मेटिंग सूट करे आपको फाइल की, तो आप उसको दे सकते हैं। उसके बाद उन्होंने देखें, अगर आप यहाँ पर
माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अपना पेपर देना चाह रहे हैं तो आप बेशक ये लेटेक्स और ये वाली चीज़ें ना पढ़ें, आप आपके काम की नहीं है। और अगर आप लेटेक्स में पेपर देना चाह रहे हैं तो जो आपको ये वाली चीज़ें ज़रूर पढ़नी चाहिए कि उन्होंने प्लीज़ नोट में क्या बताया हुआ है। वैसे प्लीज़ नोट में उन्होंने ये भी बताया हुआ है कि इफ़ योर मैन्युस्क्रिप्ट कंटेन्स नॉन एडिटेबल फाइल लाइक PDFs, you will be required to resubmit an editable file when you submit your revised manuscript। इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि आप PDF में अपनी फाइल सबमिट करा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी उन्होंने रिक्वायरमेंट्स दी हैं आप उसके अकॉर्डिंगली ही अपनी फाइल सबमिट कराएं। उसके बाद स्टाइल लैंग्वेज ज़रूरी है देखना कि पहली बात तो ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो आपने सिंपल नहीं लिखनी। जब आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं और आप अपना एक रिसर्च पेपर पब्लिश कराना चाह रहे हैं तो आपको जो इनोवेटिव वोकेबलरी है वो लिखनी है यहाँ पे। उसमें ये होता है कि चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। एडिटर्स जो होते हैं और रिव्यूअर्स जो होते हैं वो अंडरस्टैंड अच्छे से कर लेते हैं क्योंकि उनके पास दिन में हज़ारों पेपर्स आते होंगे और उनके टाइप की वोकेबलरी और उनकी लेवल की वोकेबलरी जो है अगर वो उस क्राइटेरिया को मीट नहीं कर रही तो मे बी वो आपका पेपर जो है वो बैक वापस भेज दें। तो उसके बाद आप लैंग्वेज क्वालिटी चेकर को भी देख सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये आप मिस नहीं कर सकते अपने पेपर में। लाइक यू कैन अपलोड योर मैन्युस्क्रिप्ट एंड गेट अ फ्री लैंग्वेज चेक फ्रॉम योर आवर पार्टनर AGE। उसके बाद इन्होंने ये बताया हुआ है कि अगर आप अपना चेक करना चाहते हैं कि आपकी जो लैंग्वेज है, जो आप जिस लैंग्वेज में अपना पेपर सबमिट कराया है वो हमारे क्राइटेरिया पे पूरा उतर रही है या नहीं, या उसमें कुछ किस तरह से इम्प्रूवमेंट आ सकती हैं या कुछ भी, तो आप बेशक अपना पेपर जो है वो इनकी इस लैंग्वेज मतलब इनका ये जो पार्टनर है AGE, इसको आप सर्च करें गूगल पे और यहाँ पर जाके अपना पेपर सबमिट कराएं और उसके अकॉर्डिंगली अपना पेपर लास्ट में सेट कराएं। अगर इन्होंने रिकमेंड किया हुआ है तो ज़रूर करें और कुछ जर्नल्स होते हैं जिन्होंने नहीं रिकमेंड किया हुआ था तो आप बेशक जिस तरह से आपने अपना पेपर प्रिपेयर किया है और अगर आपको लग रहा है कि वो इनके क्राइटेरिया को मीट करेगा तो आप जो है वो उसको वैसे सबमिट करा दें। उसके बाद यहाँ पर आप ये चीज़ें सारी जोड़ सकते हैं कि उन्होंने उसके बारे में बताया है कि गेट 15% ऑफ, ये बेसिकली दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है तो आप बेशक इसको छोड़ दें, आप डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि डेटा एंड मटेरियल्स, उन्होंने यही पूछा हुआ है कि डेटा एंड मटेरियल्स लाइक कितना डेटा सेट आपने यूज़ किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने हमेशा हर जर्नल में ये चीज़ देखनी। अगर आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं या आप मेडिसिन के स्टूडेंट हैं या आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं और आप अपना पेपर पब्लिश कराना चाहते हैं तो आपने जो डेटा सेट यूज़ किया है, मैं अगेन कह रही हूँ, जो आपने डेटा सेट यूज़ किया है वो डेटा सेट आपने कहाँ से लिया है, पब्लिकली अवेलेबल है, और अगर है तो आपको उसका लिंक देना होगा, और अगर नहीं है तो आपके पास परमिशन लेटर होना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में होनी चाहिए, हार्ड फॉर्म में होनी चाहिए और आपको इनको प्रोवाइड करनी है, अदरवाइज आपका पेपर वापस आ जाएगा। क्योंकि ह्यूमन बेस्ड स्टडी, एनिमल बेस्ड स्टडी, प्लांट बेस्ड स्टडी और ये सारी जितनी भी स्टडीज़ हैं इनके लिए जो है ये परमिशन लेटर इनको दिखाना ज़रूरी है, इनको भेजना ज़रूरी है मैन्युस्क्रिप्ट के साथ, और ये एक्नॉलेजमेंट और बाकी सारी चीज़ों में भी आएगा। तो ये आपने ज़रूर देखनी है कि अवेलेबिलिटी ऑफ डेटा मटेरियल सेक्शन आपको लिखना पड़ेगा अपने पेपर में, मैन्युस्क्रिप्ट में, या फिर आपका काम ये लिखे बगैर चल जाएगा। तो ये ज़रूर आपने हर जर्नल की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द जर्नल्स ये रिक्वायर करते हैं कि अगर आपने ह्यूमन बेस्ड और एनिमल बेस्ड स्टडी की है तो आपने जो डेटा यूज़ किया है वो कहाँ से यूज़ किया, कैसे यूज़ किया, और अगर वो उस डेटा को असेस करना चाहें तो वो कहाँ से कर सकते हैं। तो ये आपने एक सेक्शन डालना होता है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि फॉर्मेटिंग कैसे करनी है आपने, अगर आपने डेटा सेट यूज़ किया है, कहाँ से किया है, किस तरह से लिया है, तो आपने वो सारी चीज़ें उन्होंने बताया हुआ है कि आप किस तरह से लिख सकते हैं बेसिकली। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इस तरह से लिख सकते हैं। उन्होंने
एग्जाम्पल्स दिए हैं और ये सारी चीज़ें। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ रेफरेंसेस उन्होंने हर जर्नल की अपनी रिक्वायरमेंट होती है कि रेफरेंसेस किस तरह से डालने हैं। तो कोई वैनकूवर स्टाइल चाहिए होता है, किसी को एपीए स्टाइल चाहिए होता है, किसी को नंबर्ड स्टाइल चाहिए होता है। तो आपने इंटेक्स साइटेशन और जो सिंपल रेफरेंसेस होते हैं वो स्टाइल गाइडलाइन का पढ़ लेना है। उसके बाद ये सारा उन्होंने हर जर्नल वालों ने ये बताया हुआ होता है कि किस तरह से रेफरेंस डालने, और ईच एंड एवरी रेफरेंस उन्होंने एग्जाम्पल के साथ डिस्क्राइब किया होता है, तो आपके लिए ये प्रॉब्लम नहीं फेस आपको करना पड़ेगा। उसके बाद आपने यहाँ पर फॉर्मेटिंग में ये वाली चीज़ें देखनी है। और एक चीज़ इन्होंने नहीं बताई हुई जो कि मैं आपको बता दूँ कि स्टाइल और नंबरिंग लाइक 12 पॉइंट, 14 पॉइंट, 10 पॉइंट हेडिंग और जो इंटेक्स्ट नंबरिंग होती है वो कितनी देनी है। अगर इन्होंने बताई हुई है तो आप उसके अकॉर्डिंगली चलें, और अगर आपको नहीं बताया हुआ, स्टाइल भी नहीं बताया हुआ, तो जो स्टैंडर्ड स्टाइल और स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ है आप उसको लेके चलें। लाइक 12 पॉइंट स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट साइज़ है और टाइम्स न्यू रोमन स्टैंडर्ड फ़ॉन्ट स्टाइल है, तो आप इन दोनों को लेकर चलें और हर पेपर यही रिक्वायर करता है। बताया हुआ है तो ठीक है, नहीं बताया हुआ तो आप स्टैंडर्डाइज जो भी है आप उसको लेके चल सकते हैं। उसके बाद आपने देखना है, ये चीज़ें तो हो गई, फॉर्मेटिंग सारी हो गई। फिगर्स के बारे में बहुत सारे जर्नल्स की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। पीडीएफ फिगर मांगी होती हैं, पीएनजी में मांगी होती हैं, जेपीजी में मांगी होती हैं, टिफ फाइल्स मांगी होती हैं। तो और कुछ ने साइजेस बताए हुए होते हैं, कुछ ने बताया हुआ होता है कि इतने साइज़ की फिगर होनी चाहिए, इतने साइज़ की होनी चाहिए। तो वो जो टेबल्स प्रिपेयर करने, आपने टेबल्स का साइज़ बताया होता है, वर्ड्स बताए होते हैं, और वो सारी चीज़ें कि आपने टेबल की नंबरिंग कहाँ देनी है और टेबल की हेडिंग कहाँ लिखनी है और किस तरह से लिखनी है, और वो सारी चीज़ें बताई हुई होती है। तो ये चीज़ ज़रूर देखनी चाहिए आपको। Prepare your manuscript. While preparing your manuscript, you have to assess the information about the tables and you have to assess the information about the figures के बारे में उन्होंने MBs में बताया होता है कि इतने MBs की फिगर होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया होता है कि अगर फिगर्स के पार्ट्स हैं तो ABC पार्ट्स होने चाहिए, और ये सारी इंस्ट्रक्शंस जो भी जर्नल वालों ने बताई हुई होती है। फिगर साइज रेजोल्यूशन बहुत इन्होंने डिटेल में बताई हुई होती हैं, और ये सारी चीज़ें जो है वो असेस करना और उनको उनके अकॉर्डिंगली अपना पेपर सेट करना बहुत ज़रूरी है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई है, लेकिन ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, और अपना पेपर इन्हीं गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली सेट करें और फिर उसके बाद सबमिट कराएं। और इंशाल्लाह आपका पेपर जो है, अगर इस तरह से आपने फॉर्मेटिंग की होगी और इस तरह से आपने नोट्स को पढ़ा होगा और इस तरह के गाइडलाइंस को पढ़ा होगा तो आपकी कोई चीज़ मिस नहीं होगी, तो आपका पेपर रिव्यू में ज़रूर जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पब्लिकेशन, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर रिसर्च। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।